हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन या पढ़ रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 12। वेटर कीर्ति के पास खुश होते हुए बोलने लगता है, आपका काम हो गया मैम। कीर्ति जो कि ड्रिंक कर रही थी, उसे ये सुनकर खुशी हो रही थी और वो उठ खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। विनीत मोहित को कमरे के बाहर ही छोड़कर जाने लगता है, पर एक दीवार के पीछे छुपकर देखने लगता है कि मोहित कमरे में जा रहा है या नहीं। ये सब वो इसलिए कर रहा था कि वो इतना तो जान चुका था कि मधु और मोहित दोनों ही ड्रिंक की है और वह इस ड्रिंक की असर से शायद वो दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़े। वैसे तो विनीत का कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस इतना चाहता था कि उसका दोस्त नफरत की आग को बुलाकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन विनीत इस बात से अनजान है कि मोहित को सिर्फ ड्रिंक का असर ही नहीं बल्कि उसे 2 पिल्स भी दी गई है, जो कि उसे पिल्स का असर भी हो रहा है। मधु वॉशरूम में अपने कपड़े सही कर ही रही थी कि तभी उस कमरे में किसी के आने की आवाज़ आने लगी और वो अपने कपड़े पर से ड्रिंक साफ करने लगी और फिर वॉशरूम से बाहर निकली। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तब उसने देखा कि एक आदमी सोफे पर ही लेट गया है। वो ये देखकर चौंक गई क्योंकि उसे मोहित का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। मोहित कमरे में आकर सीधे सोफे पर ही लेट गया क्योंकि अब उसे बेचैनी होने लगी थी और वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जब मोहित को ऐसा लगा कि कमरे में उसके अलावा और कोई भी है तो वो उल्टे बल सोफे पर पड़ा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ और सामने देखने लगा और उसने देखा कि सामने मधु है। तो वो उसे अपनी भौहों को ऊपर करते हुए बोलने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मधु तो पहले ही मोहित को देखकर चौंक गई थी कि मोहित यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसने जब मोहित की बात सुनी तो वो हड़बड़ाने लगी क्योंकि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। आखिर सामने जो मोहित था वो मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई थी और मैं बस वो साफ करने आई थी। मधु ने ये बात बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा था। मोहित जो सोफे पर बैठा था वो मधु की बात सुनकर शांत हो गया और उसने मधु को गौर से देखने लगा। उस कमरे में लाइट कम जल रही थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मधु ने कमरे की लाइट नहीं जलाई थी, जो जल रही थी उसकी रोशनी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से कमरा खूबसूरत लग रहा था। मोहित मधु को गौर से देखे जा रहा था और मधु दूसरी तरफ मोहित के इस तरह से उसे देखे जाने पर वो असहज महसूस करने लगी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि मोहित उसे टॉर्चर करने का कोई बहाना नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से वो यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन वो जाए भी कैसे। मोहित उसे घूरे जा रहा था। वो अपनी नजरें नीचे झुका देती है ताकि उसे मोहित की नज़रों से बच सके। मोहित ने मधु की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन वह उसे एकटक देखे जा रहा था क्योंकि उस पर अब वो पिल्स हावी हो रहा था, जिसकी वजह से उसे गर्मी भी लग रही थी। और उसने अपनी नजरें मधु पर से हटाई और अपना कोट निकाला और अपने साइड पर रख दिया और उसने अपने शर्ट के 2 बटन भी खोल दिए थे। मधु जो कि मोहित के सामने ही खड़ी थी, वो ये देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और वो यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। और उसने देखा कि मोहित की नज़रें उस पर नहीं हैं, तो वो अपने कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी कि तभी मोहित की नज़रें मधु पर पड़ी, जो कि दरवाजे के पास जा रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें छोटी होने लगी और उसने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, रुको। मधु जो कि जा रही थी मोहित की आवाज़ सुनकर रुक गई और उसे डर लगने लगा। मोहित मधु को रुकता हुआ देखकर सोफे से उठा और मधु की तरफ बढ़ने लगा। मधु ने अभी भी दरवाजे की तरफ मुड़ी हुई थी, लेकिन वो ये समझ पा रही थी कि मोहित उसकी तरफ ही आ रहा था। मोहित मधु की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने होश पूरी तरह से खोने लगा था। वो मधु के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे पीछे से ही गले से लगा लेता है। मधु जो कि उसके पास आने से ही डर रही थी, उसके इस तरह से गले लगाने से डर गई और वो मोहित की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है।
वो अपनी डरी हुई आवाज़ में हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए। मोहित जो मधु को पीछे से गले से लगाया हुआ था, वो उसके कंधे पर अपना सर टिकाया हुआ था और उसे मानो एक सुकून मिल रहा था मधु के इतना करीब रहकर। लेकिन वो मधु की बात सुनकर उसे दूर हो जाता है और मधु को अपनी तरफ घुमाता है और उसे बोलता है, क्या हुआ मधु? मधु जो मोहित के एकदम से घुमाने से डर रही थी, मोहित की इतनी प्यार भरी आवाज़ से उसे पुकारने से उसकी तरफ देखने लगी। वो मोहित के बहुत करीब थी, तो वो इतना तो समझ गई थी कि मोहित ने ड्रिंक की है, लेकिन वो मेरा नाम क्यों ले रहा है? मधु इसलिए थोड़ी हैरान थी क्योंकि मोहित ने पिछली बार ड्रिंक की थी तो उसे उसका नाम अपने मुंह से एक भी बार नहीं लिया था और इस वक्त मोहित उसका नाम ले रहा था। उसका दिल ये सुनकर ही जोरों से धड़कने लगा था। मोहित के इस तरह से पुकारने से और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मोहित को क्या जवाब दे। वो ये सब सोच ही रही थी कि मोहित ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब कर लिया और उसे फिर से कहने लगा, बोलो क्या हुआ मधु? मधु जो कि सोच रही थी और मोहित के इस तरह से अपने करीब करने से उसके और करीब हो गई थी और उसे मोहित की सांसें अपने चेहरे पर पड़ रही थी और वो असहज होने लगी थी। वो उसके इस तरह से अपने करीब देखकर वो भी अब उसमें खोने लगी थी क्योंकि उसने भी थोड़ी बहुत शराब पी ली थी। उसका असर तो होना ही था। मधु अपनी मधुर आवाज़ में कहती है, जाने दीजिए मुझे। मोहित मधु की बहुत करीब था और उसने ऐसे दिखा रहा था कि उसने मधु की बातों को सुना ही ना हो और वो एक झटके से मधु को अपने और करीब कर लेता है और उसे किस करने लगता है। मधु मोहित को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहित अपने होश में नहीं था और अब मधु भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। काफ़ी देर किस करने के बाद मोहित मधु को अपने गोद में उठाते हुए बेड की तरफ ले जाता है और उसे प्यार से बेड पर बैठाता है और फिर वो फिर से मधु को बेतहाशा किस करने लगता है। अब मधु भी अपने होश खोने लगी थी क्योंकि उसने भी थोड़ी बहुत शराब पी ली थी उस डीलर के ज़बरदस्ती पिलाने पर। लेकिन मधु मोहित को रोकते हुए बोलती है, प्लीज़ रुक जाएं। मोहित जो कि मधु की गर्दन पर बेतहाशा किस कर रहा था, वो रुक जाता है और मधु की तरफ देखता है और अपनी प्यार भरी आवाज़ में बोलता है, क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं? मधु मोहित की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर बहक गई और वो मोहित को कोई जवाब नहीं देती। मोहित जो मधु को ही एकटक देखे जा रहा था, वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो उसकी काफ़ी देर चुप रहने से वो उसकी खामोशी समझ रहा था कि मधु को उसके करीब जाने से कोई शिकायत नहीं है। और फिर वो एक बार फिर से मधु के ओठों पर किस करने लगता है। मधु मोहित को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मोहित की किस बहुत ही फोर्सफुली थी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। मधु मोहित को रोकने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मोहित अपने होश में नहीं था। वो धीरे धीरे करके अपने ओठ मधु की गर्दन पर ले गया और मधु के सफ़ेद गले पर उसके निशान बनाता रहा। उसके बाद वो मधु से दूर होकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। मधु ये देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और अब वो भी अपने होश खोने लगी थी। फिर मोहित मधु को अपनी ओर खींचता है और उसे अपने ऊपर लाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कर कर उसके सारे कपड़े उससे अलग करता है और वो दोनों पूरी तरह से एक हो जाते हैं। उस कमरे में मधु की लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। उन दोनों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए हैं। मोहित को पिल्स का असर हावी हो रहा था तो वहीं मधु को शराब का। थोड़ी देर पहले जब विनीत ने देखा कि मोहित कमरे से चला गया है तो वो खुश हो गया और वो वहाँ से जाने लगा। वो खुशी खुशी जा ही रहा था कि वो कीर्ति से टकरा गया। कीर्ति चिल्लाने ही वाली थी कि उसने देखा कि सामने विनीत है, तो वो मुस्कुराती है और विनीत को अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी। हेलो विनीत। विनीत का तो दिमाग कीर्ति से टकराने से ही खराब था
क्योंकि वो कृति को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसके सामने हमेशा हंसने का नाटक करता था और वो अपनी झूठी मुस्कुराहट रखते हुए बोलता है, हाय कृति, लॉन्ग टाइम नो सी, तुम थी कहाँ इतने दिनों से। कृति अपनी नशीली आवाज़ में बोलती है, मैं भी इसी शहर में थी, लेकिन तुम इस शहर में नहीं थे, भूल गए क्या। विनीत को याद आता है कि वो इस शहर में नहीं था और वो उसे ही पूछ रहा था कि तुम थी कहाँ। उसे अपनी इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन में बोलता है, इस लड़की से मुझे दूर ही रहना चाहिए, वरना मैं इसके साथ और टाइम रहा तो मेरी जितनी बची खुची याददाश्त है वो भी ये खा जाएगी चुड़ैल कहीं की। कृति ने विनीत को खोया हुआ देखा तो उसने विनीत के सामने अपना हाथ लहराया और बोली, हेलो मिस्टर, तुम कहाँ खो गए? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विनीत उसकी बातें सुनकर अपने होश में आता है और वो उसकी तरफ देखता है और काफ़ी देर कुछ सोचता है, मानो वो अपने ही दिमाग में एक प्लान बना रहा हो। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ मोहित को कमरे में रेस्ट करने के लिए लाया था। मोहित की तबीयत खराब थी, इसलिए कृति ये सुनकर खुश होने लगी थी और उसे यकीन हो रहा था कि उस पिल्स का असर मोहित पर हो चुका है। विनीत फिर बोलता है, क्या मैं जाऊँ अब? कृति अपना सर हाँ में हिलाती है और विनीत वहाँ से जाने लगता है और तभी वो अपने फ़ोन की रिंग बजाता है और अपना फ़ोन रिसीव करने का नाटक करते हुए बोलता है, हेलो, मैंने मोहित को 409 वाले कमरे में उसे रेस्ट करने के लिए ही छोड़कर बस अब पार्टी में ही आ रहा हूँ। विनीत ये सब इसलिए बोल रहा था कि उसे कुछ कुछ शक शायद कृति पर पड़ चुका था, क्योंकि वो ये जानता था कि कृति मोहित को पसंद करती है और उसने जब कृति को 401 के कमरे की तरफ जाता देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया और तभी उसने देखा कि सामने एक और कमरा है और उस कमरे का नंबर 409 है और उसने अपने दिमाग में सारा प्लान बनाया था। जो कृति वहाँ से मोहित के पास जा ही रही थी, उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और वो सोचने लगी कि उसने सारे इंतजाम तो 401 में किए हैं और मोहित 409 के कमरे में गया है। फिर वो मुस्कुराती है और बोलती है, कोई बात नहीं, बस आज रात मोहित मेरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं जो चाहूँगी वो होगा। वो इतना कहते ही अपने कदम 409 के कमरे की ओर ले जाती है। वो कमरा पहले से ही खुला हुआ था और वो बिना सोचे समझे उस कमरे में चली जाती है। उस कमरे में एक आदमी पहले से ही था, जो कि उसने अपनी पीठ दरवाजे की ओर कर रखी थी और वो फ़ोन पर बातें कर रहा था, लेकिन उसने मोहित के जैसे ही सूट पहना था, इसलिए वो पीछे से बिल्कुल मोहित की तरह ही लग रहा था। उस कमरे में भी लाइट कम थी। कृति कमरे का दरवाज़ा खोलकर उस सामने वाले आदमी को बिना किसी घबराहट के पीछे से गले से लग जाती है। इधर विनीत उसके उस कमरे में जाते ही एक लंबी सांस भरता है और वहाँ से निकलकर पार्टी में आ जाता है। अगली सुबह मधु की नींद जल्दी खुल गई। वो अपनी करवट बदलना चाहती थी, लेकिन वो बदल नहीं पाती, इसलिए वो नींद में ही से उस चीज़ को अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे दूर नहीं कर पा रही थी और उसे कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि किसी की पीठ उसकी तरफ थी और वो उस आदमी की पीठ पर अपने हाथों से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो चौंक गई और वो उठकर बैठी और वो डर गई कि आखिर में वो किसके साथ हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी कि वो कौन है। वो ये सोच रही थी कि कहीं वो रात को परेशान करने वाला शख्स तो नहीं। उसका तो यही सोच सोचकर ही दिल बैठा जा रहा था। फिर वो धीरे धीरे कर वो आगे बढ़ी और उसने उस शख्स का चेहरा देखा और वो चौंक गई, क्योंकि वो तो मोहित था। उसकी घबराहट ये देखकर और बढ़ गई और उसका डर और बढ़ने लगा। उसने अपने मुंह पर अपना एक हाथ रखा था ताकि उसकी आवाज़ से मोहित उठ न जाए और फिर वो बेड पर से उठी और अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनकर उस कमरे से भागती हुई बाहर निकल गई। वो इस तरह से भाग रही थी जैसे कि उसके पीछे कोई उसकी जान लेने के लिए पड़ा हो और वो होटल के बाहर निकलकर
बिना किसी की परवाह किए उसने एक कैब को रोका और बैठ गई। वो अपनी लंबी लंबी सांसें भर रही थी और वो अपने होशो आवाज में नहीं थी और उसका दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मधु के जाते ही मोहित की भी नींद पूरी हो चुकी थी और वो उठ चुका था और उसने धीरे धीरे कर कर अपनी आंखें खोली और उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसका सर बहुत ही तेज दर्द कर रहा था। वो जैसे ही बैठा उसकी नज़र अपने आप पर गई और वो चौंक गया क्योंकि उसके बदन पर नाखून की खरोच के निशान थे और कुछ लिपस्टिक के निशान भी थे। और वो ये देखकर उसे रात की बातें याद आने लगी कि जब वो रात को कमरे में आया तो फिर उसने मधु को अपने सामने देखा था। फिर मधु जैसे ही जाने लगी तो उसने उसे रोका था। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। मोहित ये सोचते ही वो जल्दी से बेड पर से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्या कर दिया और वो अपने आप पर गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि उसकी गलती है और उसने गुस्से में ही दीवार पर मुक्का मार दिया। फिर वो शांत होने की कोशिश करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और वो उस कमरे के बाहर निकला और पार्किंग एरिया से अपनी कार लेकर सीधे अपने दूसरे घर की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कैसे बहक सकता है? किसी के अपने पास होने से वो अपने आप पर इतना भी काबू नहीं रख पाया कि उसने अपना काबू ही खो दिया। वो यह सब सोचकर कार चला रहा था और उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी और उसकी कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी। वो अपने दूसरे बंसल हाउस में आकर सीधे अपने कमरे में जाकर सीधा शावर लेने के लिए चला गया और वो शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने शावर चालू किया। वो काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो किसी भी बात को समझना नहीं चाहता था। वो ये एक सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रात की कुछ कुछ बातें याद आने लगी थी जिसकी वजह से वह अपनी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और उसका गुस्सा अपने आप पर आग की तरह बढ़ रहा था। मधु अपने पापा के घर गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ उसका भाई नहीं होगा और ना ही कोई और। वो अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर टिक कर बैठ गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो होटल के कमरे से इसलिए भागी ताकि वो मोहित के गुस्से का शिकार ना बने और वो ये समझ रही थी कि मोहित को जब होश आएगा और उसे सामने देखेगा तो वो सब चीज़ का जिम्मेदार उसे ही मानेगा और उसे फिर से टॉर्चर करेगा। वो मोहित के गुस्से से डर रही थी। वो मोहित का फिर से अपने आप पर टॉर्चर करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए वो वहाँ से भाग गई क्योंकि वो मोहित का सामना भी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि मोहित होश में नहीं था और वो सब उसने नशे में किया था, लेकिन उसका नशा उतरते ही उसे ब्लेम करता। उसे यही बात सोचते हुए ही उसका दर्द बढ़ने लगा था और वो अपने आप को कोस रही थी कि वो कैसे बहकावे में आ सकती थी। क्यों वो कैसे बहकावे में नहीं आ सकती थी? आखिर वो उससे 5 सालों से प्यार करती थी तो उसका बहकना तो जाहिर था। और उसे सब याद आते ही वो और जोरों से रो रही थी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। करण अपने फ्लैट में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था और वो बहुत ही सीरियस होकर बातें कर रहा था। पता करो कि उस होटल के कमरे में मेरे पास जो लड़की आई थी वो कौन थी। असल में जब करण रात को पार्टी में गया तब उसे अर्जेंट कॉल आ गया था और उसे उस कॉल पर काफ़ी लंबी बातें भी करनी थी। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर एक कमरा लिया और वहां जाकर पहले तो उसने अपना कोट उतारा, फिर वो अपने फ़ोन पर बातें करने लगा। उसने काफ़ी देर बातें की और साथ ही साथ में बीच बीच में ड्रिंक भी पी रहा था जो उसने कमरे में आते ही ऑर्डर की थी। वो फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि तभी एक लड़की उसके पीछे से आकर गले से लग जाती है। करण ये देखकर शॉक्ड हो गया और वो पीछे मुड़कर उस लड़की को अपने से दूर किया, लेकिन वो लड़की उस पर एक बिल्ली की तरह झपटी और उसे पकड़कर उसके ओठों पर किस करने लगी। करण उसे दूर होने की कोशिश कर ही रहा था कि वो लड़की के अचानक से किस करने की वजह से वो भी कंट्रोल से बाहर होने लगा और उसने उस लड़की को बेड पर ढकेल दिया।
करण भूल चुका था कि उसका फ़ोन अभी भी चालू था और सामने वाला आदमी ने काफ़ी देर हेलो हेलो बोलने पर भी कोई जवाब नहीं दिया तो उस आदमी ने थक हार कर फ़ोन कट कर दिया। और करण उस लड़की की खुशबू में इतना खो गया था कि उसकी सूझबूझ ही कहीं खो गई थी। पता करो कि वो लड़की कौन थी और वो मेरे पास क्यों आई थी। करण ने रात को एक गलती तो कर ली थी उस अजनबी लड़की के साथ रात बिताकर, लेकिन अब वो सीरियस होकर ये सोच रहा था कि कहीं उस लड़की की कोई साजिश तो नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो उसका नाम खराब हो सकता है। और उसने अपने असिस्टेंट को उस होटल के कमरे को चेक भी करा दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं रखा ना उसे फंसाने के लिए। लेकिन उस कमरे में कोई कैमरा नहीं था और इधर कृति डरी सहमी अपने कमरे के किसी कोने में छुपकर रो रही थी। उसने जिसके साथ रात बिताने के सपने देखे थे और जिसके लिए वो अभी तक शादी नहीं की थी, उसने उसके साथ ना होकर किसी और के साथ रात बिताकर एक बड़ी मुसीबत अपने सर पर ले ली थी। क्योंकि जब उसकी नींद आधी रात को खुली तो वो खुश होकर उस आदमी के गले से लगकर सोने वाली थी कि तभी उस आदमी के चेस्ट पर एक टैटू दिखाई दिया और वो उस टैटू को गौर से देखने लगी। लेकिन उस कमरे में लाइट इतनी डिम थी कि उसे पढ़ना मुश्किल हो गया। वो रात को जब आई तभी उस कमरे की लाइट कम थी और अभी भी कम ही थी। फिर उसने लाइट ऑन की और उस आदमी की ओर मुड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके मुंह से डरी हुई आवाज़ निकली, करण सक्सेना। कृति ये याद कर कर ही उसे रोना आ रहा था और वो मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि करण को उसके बारे में कुछ पता ना चले, वरना वो करण को जानती थी कि वो कितना बड़ा आदमी है। वो उसे एक पल में बर्बाद कर सकता था। और से विनीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि विनीत ने मुझसे झूठ बोला और वो उठी और बोलने लगी, इस विनीत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया क्यों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।